आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों का यानी क्लास 12th वालों का जियोग्राफी यानी भूगोल का 28 मार्च का होने वाला एग्ज़ाम, तो उसका तबाही वाला प्रश्न इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरह कुछ दे दिया रहेगा, यह कथन किसका है ये पूछेगा, ठीक है। तो जो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन कुमारी सैंपल का है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला सवाल है, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है प्रवास के लिए उत्तरदायी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो हो जाएगा आपका लाटविया। और पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल आप करके जाइएगा। चलिए फटाफट से अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये मॉडल पेपर का प्रश्न है और आप इसे रिवीजन कर लें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्लास 11th में भी आप लोग सुने होंगे कि मॉडल पेपर से बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो आप प्रश्न कर लें। प्रश्न संख्या 6 क्या है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि गेहूं नहीं है। अगला सवाल नंबर 7 है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। तो जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर है। अगला सवाल नंबर 8 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो ना भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। अगला सवाल नंबर 9 क्या है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1991 में। अगला सवाल नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भोपाल। सवाल नंबर 11 देख लीजिए मेरे भाई, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। तो जो शुष्क कृषि होती है ना उसमें गन्ना नहीं बोई जाती है। सवाल नंबर 12 है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा सिंधु में। आप इसे कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि अभी आपका एग्जाम 28 मार्च को भूगोल का होने वाला है। और आपका जो ना चैप्टर बहुत लंबा है और 2 किताब है, तो दोनों किताब को पढ़ने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए मैं आज से ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम तक सारे कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लाके माँ बाप का नाम रोशन करें और अच्छे मार्क्स लाके आप खुशहाल महसूस करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हीराकुंड डैम जो है ना किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा महानदी। सवाल नंबर 14, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर जो है ना कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा पुणे। सवाल नंबर 15 क्या है, चलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति कौन सी है। तो चलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति मसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रीकृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मैदानों में। प्रश्न संख्या 17 क्या है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। प्रश्न संख्या 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है इनमें से, तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज ना हो, नॉर्वे
नॉर्वे इज करेक्ट आंसर। उच्च मानव विकास वाला देश नॉर्वे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन क्षेत्र में जो है ना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 20 है। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 382। सवाल नंबर 21 क्या है? निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रोजगार के अवसर। प्रश्न संख्या 22 क्या है? मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। आर्द्र कृषि में कितनी वर्षा का आवश्यकता होता है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। आर्द्र कृषि में जो ना 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सवाल नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? तो गंगा। अगला सवाल नंबर 26 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड। सवाल नंबर 27 है। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइन की संज्ञा दी गई है? तो ग्रेट डिवाइन की संज्ञा जो 1921 ईस्वी को दी गई है। सवाल नंबर 28 क्या है? भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। और दोस्तों आप लोगों का अगर सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत ही जल्द बहुत धांसू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव का वीडियो कराऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सभी का हो जा रहा है, बाकी सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग टेंशन ना लें, 28 मार्च से पहले आप लोगों का सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखिए। दो देशों के मध्य व्यापार यानी दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच देश के बीच व्यापार हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? कोचीपतन अवस्थित है यानी कोचीपतन कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा केरल में। प्रश्न संख्या 31 है। विश्व का व्यवस्थम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय मार्ग। सवाल नंबर 32 है। पनामा नहर जोड़ती है तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को। अगला सवाल है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रूस। सवाल नंबर 34 क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है। जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जियोग्राफी में 35 MCQ पूछे जाते हैं यानी 35 मार्क्स के MCQ पूछे जाते हैं और 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों मिलाकर हो गया 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के आप लोगों के स्कूल में प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है वो मिलता है। तो 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। तो आप लोगों के 100 मार्क्स वो पूछा जाता है तो 35 आपको पढ़ना ऑब्जेक्टिव में 35 ही मार्क्स वहाँ पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 35 क्या है? मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है और संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र भी है। ठीक है। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए क्योंकि इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर के प्रश्न को बताया। और मॉडल पेपर का प्रश्न बहुत ही अच्छा रहता है और सारे प्रश्न मैच होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी आपका सोशोलॉजी का एग्जाम होगा, सोशोलॉजी का भी डालना है। ये जियोग्राफी का आप लोग तब तक इसे पढ़ें क्योंकि मॉडल पेपर को पढ़ना ज़रूरी है और पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा।